चलिए, इससे पहले आपको सामाजिकरण के विषय में हमने बताया। सामाजिकरण में आपको विशेष परिभाषाएं, सामाजिकरण का अर्थ क्या है, याद होगा आपको। साथ ही अवस्थाओं का भी जिक्र किया। अब चलते हैं इस टॉपिक में, आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण प्रक्रिया के कारक कौन कौन से हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। वस्तुस्थिति है, या आप जानते हैं कि सामाजिकरण को एक बार फिर से मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत यह प्रक्रिया चलती है, जिसे हम सामाजिकरण कहते हैं। नवजात शिशु सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। यहाँ पर शैशवावस्था में, जिसे आप लोग अक्षर तो कहा गया, यहीं से इसका आरंभन है। साथ ही यहाँ पर वह सील संकोच जैसी स्थितियों को करता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो सामाजिकरण की स्थिति का जो प्रक्रिया के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं, तो इसकी यह प्रक्रिया आरंभ से ही आरंभ हो जाती है, जिसे जॉनसन ने डिफाइन किया मौखिक अवस्था के रूप में। बताया यहाँ पर जैविकी रूप में बालक होता है और जैविकी रूप से माँ से संपर्क में आता है, माँ से एक रूपता को प्राप्त करता है। साथ ही इसके बाद शैशवावस्था का इन्होंने जिक्र किया, जो 1.5 वर्ष की आयु से बताया। यहाँ पर वह क्रियाओं को सीखता है, शौच क्रिया है और कार्य करना है, मिट्टी लगने पर हाथ साफ करना है, चीज़ों को, विशेष चीज़ों को करना है। लेकिन यहाँ योगदान माँ का ही है। यहाँ पर बच्चे प्यार आदि, पारिवारिक मूल्य, इनके अनुसार व्यवहार करना आरंभ करते हैं। वहीं आप अंतर्निहित अवस्था या तदात्मीकरण की अवस्था का जिक्र किया गया। 3 से 4 वर्ष की अवस्था का जिक्र आता है, जिसे जॉनसन ने किया। कहा गया यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र का विस्तार होता है। साथ ही यहाँ बालक नियंत्रित होने लगता है, आज्ञा पालन करने लगता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। किशोरावस्था का जिक्र आता है, 12 से 13 वर्ष डिफाइन किया जॉनसन ने, कि यहाँ से 21 वर्ष तक का टाइम ऑफ पीरियड डिफाइन किया। यहाँ पर संवेदनाएं, अधिक स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें, समूहों का विस्तार होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, अनुकूलन की स्थिति, व्यवहार में नए तरीके बच्चा सीखता है, उसका जगत विस्तृत होता चला जाता है। ये सारी चीज़ें सामाजिकरण की प्रक्रिया। दैट मीन्स नवजात से लेकर सामाजिकरण में बालक लगातार सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता जाता है, जिसमें मौखिक अवस्था, शैशवावस्था जॉनसन ने जो डिफाइन किया, तीसरी अंतर्निहित अवस्था का तदात्मीकरण और चौथा किशोर अवस्था। इसके बाद बात आती है प्रक्रिया की। तो इस प्रक्रिया में कई चीज़ें हैं। बच्चे सामाजिक आदर्श, मूल्य, मान्यताएं, रूढ़ियाँ से सामंजस्य करते हैं, जो भी उनके परिवेश जनित है। यहाँ से मर्यादाओं के साथ उन चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं। इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिनमें निम्न कारण निरंतर योगदान देते हैं। और पहला ही कारण है पालन पोषण। आप ऑलरेडी जानते हैं पालन पोषण को, ये कारक है। और इस कारक के विषय में बताया जाता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रथम चरण भी माना जाता है इस पालन पोषण को। बच्चे इससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जैसी ही सुख सुविधाएं उन्हें वातावरण से प्राप्त होती हैं, उसी के अनुरूप भावनाएं, रुचियां, अनुभूतियों का उनमें विकास होता है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि बच्चा पालन पोषण में प्राथमिक, कई बार एक बार प्रश्न एग्जामिनेशन पूछ देता है कि पालन पोषण में प्रथम नियंत्रण किसका है, तो कहा गया पालन पोषण का प्रथम नियंत्रण माता को प्राप्त है। यहीं से बालक खाना पीना, पेशाब करना, कार्य क्रियाओं को करना आरंभ करता है और इन्हीं की देखभाल में करता है और इन्हीं के सिंबल, संकेत आदि के अनुसार वो इन चीज़ों को करते हुए अपने विकास को करता हुआ देखा जाता है। और कहा यह गया कि जितना उत्तम पालन पोषण होगा, एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा, उतना ही द्रुत गति से सोशलाइजेशन या सामाजिकरण के रूप में बालक एक उत्तम सामाजिक विन्यास के अनुसार अपने को ढालता हुआ देखा जाएगा। दूसरी ही चीज़ है जिसे अक्सर आप लोग जानते हैं और अच्छे तरीके से आपको पता है, सहानुभूति। नाम सुना होगा, सिंपैथी अक्सर आप लोग बोलते हैं इसे, ठीक है। अर्ध संवेग के रूप में भी आता है। अक्सर एक प्रश्न आ जाता है, अर्ध संवेग क्या है, 15वां संवेग क्या है, या विशिष्टतम संवेग किसे कहा जाता है। ये सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है।
इन पर अगर आप फोकस करेंगे तो सहानुभूति अर्ध संवेग के रूप में, विशेष संवेग के रूप में, 15वें संवेग के रूप में आता है। अक्सर आप लोग एक इंग्लिश वर्ड आता है सहानुभूति। कहा गया सहानुभूति का शाब्दिक अगर अर्थ लें तो सम अनुभूति, अर्थात जैसा बच्चे महसूस कर रहे हैं उसी के अनुसार भावनाओं का विकास करना। तो कहा गया बच्चा यहाँ सहानुभूति पूर्वक अगर व्यवहार है, बालक के साथ आप बाल्य व्यवहार करते हैं, उसी के चीज़ें जो वो महसूस कर रहा है उसी के अनुरूप आप महसूस करते हैं, तो भावना विकास और जुड़ाव ये बहुत आसानी से होता हुआ देखा जाता है। कहा गया सहानुभूति का स्वरूप सर्वप्रथम बालक को अपनी माँ से प्राप्त होता है, उसके बाद अपने पिता से, फिर अपने परिवार से, फिर पाड़ पड़ोस से। और इसीलिए आप देखें बिलीव, विश्वास, अगर बच्चे का जन्म लेता है तो सर्वप्रथम विश्वास वह माँ पे करता है, फिर पिता पर करता है, फिर परिवार पर करता है, फिर पास पड़ोस और साथियों पर करता है, मित्रों पर करता है। और ना सिर्फ इन्हें पर विश्वास करता है बल्कि इनके व्यवहारों को अपनाता हुआ भी देखा जाता है। उसका एक कारण है, और उसका कारण है सिंपैथी अर्थात सहानुभूति, समभाव। और अपने जैसा जब भाव मिलता है तो अपने आप आकर्षण, अपने आप जुड़ाव होता नजर आता है, और उसी के अनुरूप आप उस व्यवहार का अनुकरण करते हुए देखे जाते हैं। इसके बाद तीसरी चीज आती है सामाजिक प्रशिक्षण। आपने देखा होगा कि आप लोग किस तरीके से तैयार होंगे या व्यवहार कैसा होगा, तो आप देखेंगे कि इसमें सीधी सीधी सी चीज़ें हैं। जिस सोसाइटी या जिस समाज में आप रहेंगे तो समाज आपको अपने समाज के अनुरूप ही तैयार करता है, और इसके लिए वह समय समय पर आपको निर्देशन देता है, आपको आज्ञाएं देता है, आपको आदेश देता है। और ये आदेश आदि का कार्य व्यवहार आप अपने आदर्शों में, मान्यताओं में, विश्वासों में अपनाते हैं, और यहीं से व्यवहार को सीखते हैं। और यह व्यवहार का आदेश, आज्ञा, पालन आदि की परिस्थिति, और इस परिस्थिति के साथ आपका समायोजन या सामंजस्य, एक तरीके से कहा जाए समाज का प्रशिक्षण है कि सेतु समाज के अनुरूप आपको तैयार करने के लिए। साथ ही आप देखेंगे चौथी चीज आ जाती है अनुकरण, जिसे आप लोग नकल कहते हैं। क्या कहते हैं? नकल कहते हैं, अनुकरण। अनुकरण को भी कहा गया बालक के सामाजिकरण में बच्चा आरंभन से ही जिस चीज से सीखता है वह है अनुकरण, और अनुकरण को विशेष महत्व भी दिया जाता है, क्योंकि आरंभन अगर कहीं से होता है सामाजिकरण के, महत्वपूर्ण तत्व समाजीकरण के आपके अंदर समाविष्ट होते हैं और आप उन्हें स्वीकार करते हैं, या बोलते चलते जो इस व्यवहार को आप सीखते हैं आरंभ से ही, वह अनुकरण की देन है। और बच्चे सर्वाधिक कार्य व्यवहार अनुकरण से आरंभ अवस्था में प्राप्त करते हैं। इसके बाद चीज आती है आत्मीकरण। नाम सुना होगा आपने, किसका? आत्मीकरण का। आत्मीकरण के विषय में बताया जाता है माता पिता हुए, परिवार हुआ, पड़ोस हुआ, मित्र मंडली हुए, ये सारे लोग, ये जिनसे आप स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, ये जो सुंदर व्यवहार रखते हैं आपके प्रति, बालकों के प्रति, तो कहा गया इन सारे व्यवहारों के कारण आप उसे अपना शुभ चिंतक मान बैठते हैं, रक्षक मान बैठते हैं, या उसके साथ आप चिंता से मुक्त होते हैं, और उस विषय पर आप चिंतन करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये ही आपके साथ हैं, और इनके साथ रहते हुए आपको कहीं कोई समस्याएं आने वाली नहीं। इसीलिए उनके कार्य क्रियाओं को, आदर्शों को आप समझकर, जैसे माता पिता हैं उनका कार्य व्यवहार लें, परिवार का लें, समाज का लें, तो इनके कार्य व्यवहारों को समझकर कि ये ऐसा क्यों करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार करना, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यवहार करना, तो आप उस चीज़ों को समझने लगते हैं, और समझने के साथ उस व्यवहार को अपनाते हैं। जब आप अपनाते हैं तो आपने क्या कर लिया? आत्मा में उन चीज़ों को स्थान दिया और उसके अनुसार कार्य करने लगे। दैट मीन्स यही क्या है? यही आत्मीकरण है, अर्थात सोच समझकर चिंतन के साथ उन चीज़ों को जिनके साथ आप अपने को सहज मानते हैं, उनके कार्य व्यवहार को अपनाना, आत्मा में स्थान देना उनकी बातों का, उनके व्यवहारों का, यही क्या कहलाता है? यही आत्मीकरण कहलाता है। इसके साथ आता है परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण। किसका? परिस्थितियों। परिस्थिति आप जानते हैं कंडीशन, तो परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण, इसका तात्पर्य है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अर्थात सामाजिक जीवन में जो कार्य व्यवहार आप
सामने देखते हैं। अलग अलग प्रकार का होता है, परिस्थिति बदलने के साथ साथ, और उस व्यवहार की आवश्यकता भी पड़ती है परिस्थितियों के बदलाव के साथ। उन परिस्थितियों का समय समय पर, स्थान स्थान पर व्यक्ति की भूमिका, स्वरूप और कार्य व्यवहार में प्रत्यंतर नजर आता है। यही प्रत्यंतर किन कारणों से हुआ? तो ये परिस्थिति के कारण हुआ, व्यक्ति के परिवर्तन के कारण हुआ, जिसमें आप व्यवहार बदलते नजर आते हैं, अपने समाज के लोगों को देखते हैं, जिससे अलग अलग चीजों को प्राप्त किया जाता है, या व्यक्ति की अलग अलग भूमिकाएं हैं, ये भूमिकाएं परिस्थिति के साथ बदलती हैं। और इन सारी चीजों को बालक जब देखता है, या जीवन में ये घटनाएं उसके साथ घटित होती हैं प्रत्यक्ष, तो इन घटनाओं से वह क्या है? परिस्थितियों का प्रत्यक्ष, अर्थात सामने जो परिस्थिति आ रही हैं उनके साथ बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों के साथ अलग अलग लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, और लक्ष्यों का स्वरूप भी भिन्न है, व्यवहारिक और प्रत्यक्षीकरण स्वरूप के साथ, परिस्थिति के बदलाव के साथ। दैट मीन्स वही माता पिता, परस्पर संबंध उनके अलग हैं, उनके दादाजी के साथ अलग हैं, बच्चों के साथ अलग हैं, परिवारजनों के साथ अलग हैं, पड़ोसियों के साथ अलग है, स्वजनों के साथ अलग है। और इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं, और ऐसी ही परिस्थिति में बालक जब अपने को पाता है, तो उसके साथ वह परिवर्तन करता हो, परिवर्तन के साथ अपने लक्ष्य भी, भूमिका बदलने के साथ लक्ष्यों को भी भिन्न भिन्न रूप से प्राप्त करता है। ये परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण क्या है? अर्थात अनुभव जनित रूप में जब यह चीजें आपके समक्ष आती हैं, उसमें आप इन चीजों को करते हैं, जिसे आपने पूर्व देखा भी है, समझा भी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण। साथ ही इसके साथ आता है निर्देश, प्रक्रिया में ही है निर्देश। डायरेक्शन अक्षर बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। निर्देश कहा यह गया, निर्देशों के द्वारा भी प्रभावित होते हैं। निर्देशन की स्थितियां आपने अक्सर देखो, शिक्षक के द्वारा दी जाती हैं, बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी जाती हैं। मोटिवेट किया जाता है, आपके अंदर विश्वास पैदा किया जाता है, समाज के आदर्शों को बताया जाता है, जीवन जीने की प्रणाली और कार्य व्यवहार की स्थितियों का जिक्र किया जाता है, और इसके बारे में निर्देशन दिया जाता है। और जो आप मानते हैं कि जो लोग सफल हैं, समाज में समुचित कार्य व्यवहार कर रहे हैं, जिन्हें अनुभव है, जो उत्कृष्ट रूप से समाज के आदर्श के रूप में, तो इन निर्देशों को आप अपने लिए उचित मानकर इनको अपनाते हैं अपने कार्य व्यवहार में। और इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में निर्देश का भी क्या है? विशेष रोल है। तो ये तो रहे वो कारक कौन से थे सामाजिक, तो प्रमुख कारकों का जिक्र हुआ। पालन पोषण, सहानुभूति, सामाजिक प्रशिक्षण, अनुकरण, आत्मीकरण, परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण और निर्देश। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रक्रिया है जिससे आप समाज के अनुरूप तैयार होते हुए नजर आते हैं। अब बात आती है सामाजिकरण की संस्थाओं की। किनकी? सामाजिकरण की संस्थाएं कौन है, अर्थात किन संस्थाओं से आप ये चीजें प्राप्त करते हैं? सामाजिकरण की संस्थाएं, संस्थाओं का जिक्र कर लेते हैं, कौन कौन सी है। प्रथम संस्था परिवार, जिसे आप लोग लघु तो आरंभिक इकाई भी कहते हैं। किसकी? सामाजिकरण की आरंभिक इकाई। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, सामाजिकरण की आरंभिक इकाई कौन सी है, या सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका? एग्जामिनेशन के सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, अदर टेट एग्जामिनेशन के लिए आप जब जाएंगे, टीजीटी, पीजीटी के लिए आप जाएंगे, तो आप देखेंगे ये अक्सर एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है। सोशलाइजेशन रिफॉर्म्स में एक आता है कि वो संस्थाएं बताएं, वो ऑर्गेनाइजेशन बताएं, ठीक है, जिससे महत्वपूर्ण सार्वधिक बताया गया और जिससे आरंभ बताया गया। किसका? और ऑलरेडी बात हुई है, जैसे आपने अध्ययन भी किया कि प्रारंभिक रूप से प्रारंभ से है, और प्रारंभ कहां से हो? वैसे भी आपको कहा जाता है, जर्नली आता, प्रथम गुरु कौन? मां। किसका घटक? परिवार का, माता और पिता और संततियां। समझिए आप बात को। तो आरंभ हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान एग्जामिनेशन के हिसाब से याद रखना, महत्वपूर्ण और प्रारंभिक। जन्म लेते ही बालक स्वतः ही इसका सदस्य बनता है, इनके साथ संबंध उसके स्थापित हो जाते हैं। कहा गया यहीं पर वह आरंभिक स्थिति में इनसे संपर्क में आने पर वह इनके अनुरूप व्यवहार की प्राप्तियां करके इनका प्रभाव अपने कार्य व्यवहार में परिलक्षित करता नजर आता है। सीधा सा कहें तो सर्वाधिक प्रभाव प्रारंभ में, आरंभ में ही मां का नजर आता है। मां इसलिए प्रथम गुरु के रूप में जानी जाती है, कही भी जाती है। अर्थात बच्चा
माता से ही, क्योंकि उसी के अस्तित्व से आया है, उसी के अस्तित्व में विलीन था और वहीं से उसका प्राकट्य हुआ है, तो कहा गया यहीं से आया है। तो सर्वप्रथम प्रभाव भी किसका है? मां का है। जन्म से ही संबंध है, प्रभावपूर्ण है, यहीं से आरंभ किया, फिर पिता मिले, भाई बहन मिले, इनका कार्य व्यवहार और बड़े भाइयों का, बहनों का प्रभाव, यहीं से व्यवहारिक आरंभन हुआ है। यह सामाजिकरण की कार्य स्थिति में माता पिता का व्यवहार आधार बनता है और यहीं से सोचने विचारने के आधार बिंदु तैयार होते नजर आते हैं। परस्पर अगर संबंध इनका मधुर है, माता पिता का या परिवार का, तो इंपैक्ट आपको दिखाएगा। सहयोग, सौहार्द, प्रसन्न चित्ता जैसा कार्य व्यवहार नजर आएगा। वहीं असंतुलित है अगर इनका जीवन, माता पिता का लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप देखेंगे नकारात्मक प्रभाव बच्चे को पड़ता है, अर्थात दब्बू, कायर, इस तरीके का कार्य व्यवहार नजर आता है। तो पहली संस्था ही है क्या? परिवार। ठीक, साथ ही आर्थिक संस्थाएं आती हैं। कौन सी? आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं आप जानते ही हैं, जीवन यापन करने के लिए जरूरत होती है। समाज में व्यवहार, मूल्य, कार्य प्रणालियां, उत्तरदायित्व, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवादिता जैसी स्थितियां, इन सारी चीजों की समाविष्टि अगर कहीं से होती तो आर्थिक संस्थाओं से होती है। ये व्यवसाय परक मानी जाती है। व्यक्ति विशिष्ट प्रकार का कार्य व्यवहार यहीं से सीखता है। कहा गया यहां पर प्रतिमान तैयार होते हैं किसके अनुसार? तो व्यावसायिक कार्य स्थितियों के अनुसार, और यहीं से प्रतिस्पर्धा, कार्यों का विशेषीकरण स्वरूप प्राप्त होता है आर्थिक संस्थाओं से। साथ ही कहा जाता है धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव साफ साफ देखा जाता है, अर्थात संस्थाओं में ही आती हैं कौन सी संस्थाएं? धार्मिक संस्थाएं। और वैसे भी भारत जैसे देश में इन संस्थाओं का प्रभाव विशेषीकृत रूप में नजर आता है। इनका भी महत्व है। इनसे आप मानसिक संतुलन प्राप्त करने के साथ ईश्वर का अवबोध प्राप्त करते हैं, अपने अदृश्य विश्वासों का निर्माण करते हैं, अर्थात ईश्वर क्या है, अल्लाह का क्या है, ईसा मसीह क्या है, वाहे गुरु क्या है, और इनकी मानक क्या थे, मूल्य क्या थे, विश्वास क्या था इनका, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी कौन देता है? तो धार्मिक संस्थाएं देती। लघु रूप में आरंभ में ही आप देखते हैं बच्चे मंदिरों में, ट्रस्टों में, समूहों में धार्मिक प्रवचन, उपदेश आदि को प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार जो उनका मत है, मान्यताएं हैं, जिन चीजों में उनके बिलीव हैं, वो निर्मित होते हुए नजर आते हैं। यहां से सामाजिक स्वरूप में भी बालक तैयार होता है। यह सिर्फ धर्म का नहीं, बल्कि धर्म के रूप में कैसे सामाजिक ताने बाने को बनाया गया, धर्म उसके बारे में बताता है। और ये संस्थाएं उसी के अनुरूप अपने आदर्शों और मान्यताओं के अनुरूप चीजों को प्रसारित करती हैं। इनका प्रभाव आपके कार्य व्यवहार में परिलक्षित होने लगता है, आप इनका अनुकरण करते हैं, इनके अनुसार तैयार होते नजर आते हैं। साथ ही जिक्र आता है शैक्षिक संस्थाओं का। अर्थात शिक्षण संस्थान जिसमें आपके विद्यालय हैं, स्कूल हैं, जिसमें आप टीचर बनने वाले हैं। आगे चलकर इन्हीं स्कूलों का दौर बढ़ते हुए महाविद्यालयों में पहुंचता है, कॉलेजों में पहुंचता है, वहां से आगे निकलकर विश्वविद्यालय में पहुंचता है। यहाँ पर आपके मित्र समूह बनते हैं, यहाँ से आप चीज़ों को जोड़ते हैं अपने साथ और उनकी चीज़ों से प्रभावित भी होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है स्कूल से ही आरंभन। 3 साल से जैसे अब स्कूल में गए, मैंने बताया आपको, सीता गीता, मोनू सोनू, ठीक है, अब्दुल्ला, जहीर, ठीक है, ऑस्टिन, एडविन, वुडवर्थ, बहुत सारी और अलग अलग जाति, अलग अलग कौम, अलग अलग धर्म, इन सारी चीज़ों को आप प्राप्त करते हैं। नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता है, नवीन विचारों से आप परिचित होते हैं, सामंजस्य आता है पुस्तकों के साथ। व्यवहारिक सामाजिक परिस्थितियों का भी स्वरूप आपको यहां ज्ञातव्य रूप में प्राप्त होता है,
जबकि सैद्धांतिक ज्ञान पुस्तकों से है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान देने का कार्य शैक्षणिक संस्थान में आपके मित्र मंडली साथी समूहों के माध्यम से होता है। पुस्तक सैद्धांतिक ज्ञान को देते नजर आते हैं और इसी के अनुरूप आप अपने कार्य व्यवहार, अपने दृष्टिकोण को निर्मित करते हो। न सिर्फ निर्मित करते हैं, इनमें प्रत्यंतर भी यहीं से जन्म लेता नजर आता है। इसके साथ ही राजनीति का जिक्र ना हो, और राजनीति क्योंकि ऑलरेडी प्रभावित कर रही है और राजनीति का योगदान भी है, तो राजनीतिक संस्थान कौन सी? राजनीति के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, राजनीति का बड़ा इम्पैक्ट है भारत में। यहां से समाज का सामाजिकरण का स्वरूप, शासन सत्ता, वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे के साथ सामाजिक दर्शन को समझने में आपकी सहायता देता है, जिसमें आपको विधानसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राजनीतिक दल हैं, इनकी समसामयिक गतिविधि हैं, इनकी दिशा है, इनके विचार हैं, इनकी सोच है, शासन का स्वरूप है, कानून है, आपके अधिकार हैं, आपके कर्तव्य हैं। इन सारी चीजों से आप परिचित होते नजर आते हैं। कर्तव्यों का, अधिकारों आदि का ज्ञान आप प्राप्त करते हैं और इस ज्ञान को देने के लिए राजनीतिक संस्थाएं आपको समय समय पर जागृत करती हुई नजर आती हैं, प्रचार प्रसारित करती हैं। आपको अधिकार, आपके कर्तव्यों, देश शासन व्यवस्था की दिशा, इनके बारे में आपकी सोच का प्रतिनिधित्व करते हुए ये आगे बढ़ते जाते हैं और यहीं से आप राजनीतिक, देश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच के दायरे का निर्माण करते हैं। सामाजिक परिदृश्य आपका व्यापक होता है। राजनीतिक संस्थाओं के साथ सरकार, राजनीतिक दल, समसामयिक गतिविधियों के विषय में आपका चिंतन, सामाजिक दिशा का दिशा निर्देशन ये संस्थाएं प्राप्त करती हैं और ये संस्थान न सिर्फ प्रदान करती हैं बल्कि सहयोग करने के साथ आपकी चीजों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, जिसमें आप शरीक होते ही अपने इन विचारों का प्रतिनिधित्व भी करने लगते हैं। साथ ही इन संस्थाओं के साथ साथ जाति और वर्ग, जिसे समस्या भी बताया जाता है, लेकिन ये समस्या के साथ साथ क्या है, पहले प्रबल था क्या, जाति संवर्ग, लगातार इस चीज की तब्दीली होकर चीजें कहां जा रही हैं, वर्ग के रूप में जा रही हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। लेकिन ऐसा नहीं कि ये व्यवस्था आज है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा प्रबल बंधन हमारे समाज में है ऑलरेडी। जहाँ एजुकेशन की कमी है, जहाँ विकासशील देश के रूप में आपका गांव में बसता है, जहाँ पर जटिल सामाजिक व्यवस्थाएं, कार्य पद्धतियां, रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं, इनका स्वरूप, जिसके कारण आप विभक्त रूप में कार्य व्यवहार करते नजर आते हैं, वह क्या है, वह जातीय वर्ग है। और जातियों का बंधन बड़ा सुदृढ़ सामाजिक संस्थान के रूप में भारत में नजर आता है। कहा गया ये आपका खान पान, सामाजिक रीति रिवाज, कार्य, परंपरा, पद्धति, इन सब चीजों का निर्धारण मात्र नहीं करते, इनकी अवहेलना करने पर आपको विभक्त और अपृथक से पृथक स्थितियों पर लाने तक का कार्य किया जाता है। इसकी अवहेलना नहीं कर पाते आप। स्थितियां बदलते ही नवांतुक युग, आधुनिक युग, शैक्षणिक चीजों का प्रसार प्रसार, इसने चीजों को तब्दील किया, बंधनों को शिथिल किया, ऋणता, रुग्णता, प्रथा, परंपरा के बंधन ढीले हुए और दिशा बदलने लगी। वैश्विक स्थितियों का प्रभाव बढ़ने लगा और दिशा, जातीय स्वरूप, सामाजिक संस्तर का जो पूर्ववत बड़ा जटिल था और आज भी ग्रामीण स्थिति में, शहरी क्षेत्रों में ये चीजें शिथिल होकर अब एक दिशा और बनने लगी संस्था स्वरूप में, और वह है वर्गीय व्यवस्था। विभाजन किसका, वर्गों के रूप में, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। भारत में सबसे बड़ी संख्या वाले हैं और मिडिल क्लास के ऊपर दामोदार है परस्पर किसका, सभ्यता का, संस्कृति का। और आप देखेंगे यही सामाजिक संस्था में चीजों का निर्वहन कर रहा है और संतुलन बनाने का काम कर रहा है, स्थितियां हैं। लेकिन ये वर्गीय व्यवस्था भी ऐसा नहीं कि बंधन यहां किसका, यहां बंधन जठर थे, यहां शिथिल हुए, लेकिन ताना बाना सामाजिकता का भंग नहीं हुआ। उसने अपना क्लेवर बदल दिया, स्वरूप बदल दिया, उसकी बात कर रहे हैं। साथ ही इसके अलावा अगर करें संस्थाओं की बात, तो आती है सांस्कृतिक संस्थाओं की। इनकी सांस्कृतिक संस्थाओं की, जहां पर आपको संस्कृति से परिचित कराया जाता है और उसके अनुकूलन कराया जाता है।
जैसे मैंने एक जिक्र किया था आर्थिक समूह का, वैसे ही व्यावसायिक समूह अर्थात अलग अलग अगर देखते हो एसोसिएशन बटी हुई, आप अक्सर सुनते विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, ट्रक वालों का, ठीक है, बैंक कर्मचारियों का, फैक्ट्री वालियों का, तो अलग अलग व्यावसायिक और जिनके जो जो हित हैं वो परस्पर अपने हितों का संवर्धन करते हैं और लामबंद हैं। यही लामबंदता, जुड़ाव, संबद्धता किस कारण से और उसी के अनुरूप कार्य व्यवहार किस कारण से, तो व्यावसायिक हित इन समूहों। और आपको बता दें लोकतंत्रात्मक स्वरूप में ये दबाव ग्रुप के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में आप अध्ययन करेंगे। ऑलरेडी पॉलिटी के अंतर्गत, इसका राजनीति के अंतर्गत आता है उसमें विशेष अध्ययन, लेकिन यहां बता दें वो ये ग्रुप और इन ग्रुपों का जितना अभिवार लोकतंत्र या प्रजातंत्र में हुआ अन्य स्थितियों में ऐसा देखा नहीं जाता। लेकिन है ये क्या? ये सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज के अनुरूप कार्य व्यवहारों का आपके निर्धारण करती हैं। लेकिन बात यहां समाजीकरण कितनी विस्तृत रूप से हमने की, और आजकल एक कॉन्सेप्ट है, यूपी टेट एमपी टेट वगैरह का अध्ययन करते हैं आप, तो एक कॉन्सेप्ट उठकर आता है कि द रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, एक शिक्षक की भूमिका क्या है। और प्रश्न यहीं से बहुत ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं। एक स्वरूप हो गया एमपी टेट यूपी टेट वगैरह का, रियलिस्टिक क्वेश्चंस, रियलिस्टिक यथार्थ की स्थितियों से प्रश्न किए जाने लगे। इसलिए आपको ज़रूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ इसका प्रचार प्रसार करना क्योंकि आप खुद उस चीज़ का महत्व समझ रहे होंगे। और महत्व ये है कि चैनल को प्रसारित किस लिए करना है। अरे अगर चीज सच्ची है और आपका दिशा निर्देशन सही कर रही है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा रही है, और मैं कहता हूं सीधा सीधा कि अगर लक्ष्य तक आप पहुंच रहे हैं और आपके अपने जो आपसे अछूते हैं, दूर हैं, या उसकी पहुंच नहीं है या उन्हें जानकारी नहीं, उन्हें जानकारी जरूर दे। कहा जाता परहित सरस धर्म नहीं, भाई ये बहुत बड़ा धर्म भी है। इस चीज को समझिए, आप इसका प्रचार प्रसार करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये आप सोच रहे हो कि अन्य जैसे लोग कहते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, कुछ तो बात होगी। और अगर बात पहुंच रही है आपके हृदय तक, लग रहा है आपको, तो हमारे लिए है क्या, हम आपसे मांग भी क्या रहे हैं। और अगर आप प्रमोट भी नहीं करें, ये मोटिवेशन है, वो कहा जाता है मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। और टीचर बनने वाले आप, शिक्षक बनने वाले, शुभकामनाएं। और इस मोटिवेशन को बाद में बच्चों पर प्रयोग करिएगा, बट यहाँ पर भी एक बार कर देखिए, मोटिवेट करने से बहुत फायदे होते हैं। हम चर्चा करते हैं आगे विषय को लेकर कि रोल ऑफ टीचर्स अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया में, किसमें, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। जिक्र इसका करते हैं, रोल ऑफ टीचर्स क्या है, शिक्षक, और शिक्षक का रोल कैसा है। तो कहा गया विद्यालय में सामाजिकरण में सक्रिय कार्य करने वाला शिक्षक ही है। यह सहयोगी के रूप में संचालित करता है कार्य व्यवहार को, या सक्रियता के रूप में सामाजिकरण का घटक अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वह शिक्षक है। अतः इस प्रक्रिया को विद्यालय स्तर पर सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य, उत्तरदायित्व भी शिक्षक पर ही आता है। और शिक्षक यहां पर प्रयास करते हैं, और वो प्रयास कुछ इस प्रकार है, जैसे शिक्षक के द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है। क्या करता है शिक्षक? संस्कृति का हस्तांतरण। दैट मीन्स जो कल्चर है, इस कल्चर को औपचारिक रूप से सही तरीके से, संस्कृति क्या है, रिवाज क्या है, मान्यताएं क्या हैं, आदर्श, विश्वास और परंपराएं क्या है, इनका समुचित ज्ञान, और जो कैसा हो, सामाजिक अनुकूलन की रूप में हो, बृहद स्वरूप, बृहद झांकी, उदारता का दर्शन, सही समुचित ज्ञान, विश्लेषीकरण, वैज्ञानिक सोच के साथ यह कार्य उत्तरदायित्व अगली पीढ़ियों को देने का अगर किसी का है तो किसका? शिक्षक है। इसलिए आप देखें, शिक्षक की परिपाटी जब भी वह चीजों को देता है तो उसमें वो मानक, वो मान्यताएं, वो प्रथागत दोष जो समाज को कलुषित करते हैं, पिछड़ेपन का शिकार बनाते हैं, शिक्षक उन्हें तिलांजलि देने के लिए एक वैज्ञानिक चिंतन प्रस्तुत करता है। और उन चीजों को जो वैज्ञानिक अभिमत के साथ आपकी संस्कृति और परंपरा में स्थापित हैं, उन चीजों को प्रसारित करता है और वैज्ञानिक स्वरूप देकर
अगली पीढ़ी को उसके लिए तैयार करता नजर आता है। तो ये इस तरीके से शिक्षक को क्या करना, दैट मीन्स आप भी ले जाएंगे उन विचारों को, तो वो विचार उसमें होगा क्या, वैज्ञानिक सोच का समायोजन होगा, अगर नहीं है तो उन्हें आप शामिल करोगे, उन चीजों को बच्चों को दोगे जो जीवन को सुगम बनाए, समाज के अनुकूल हो, समाज का पोषण करें, ना कि समाज को विभक्त करें। इस चीज का शिक्षक ध्यान देता है और उसी अनुरूप चीजों का, संस्कृति को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता नजर आता है। साथ ही अभिभावक शिक्षक सहयोग, दूसरा रोल क्या है शिक्षक का, अभिभावक। एक चीज आती है, आपने सुना होगा, क्या करना चाहिए प्रारंभिक स्तर पर, निर्देशन किसको दें, बच्चों को निर्देशन की जरूरत है। अरे अबोध है बालक, आरंभ कर रहा है, उसे ना नैतिकताओं का समुचित ज्ञान है, ना सामाजिकता का समुचित ज्ञान है। इन दोनों ज्ञान के अभाव में कार्य स्थितियां उसकी क्या है, उत्तम नहीं है। इसलिए एक जरूरी है कि सहयोग करे। इसलिए कहा जाता है गाइडेंस अगर करना है तो शिक्षक को किसका, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक अनुरूप अगर तैयार करना है तो अभिभावक को तैयार करें। अभिभावक प्रेम स्नेह के साथ सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप में उत्तम बालक के लिए अपने आप को स्थापित करेगा, उसके अनुरूप कार्य व्यवहार करेगा, जिसका अनुकरण बालक करेगा। इसके साथ साथ सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण, एक शिक्षक आदर्श किसके, महापुरुषों के बारे में इसलिए बताया जाता है, उत्तम सांस्कृतिक गतिविधियां कराई जाती हैं, साहित्यिक क्रियाएं कराई जाती हैं। सही, एक कहा गया शिक्षक आदर्श विद्यालय में परंपरा स्थापित करता है, जिसमें प्रेम हो, आदर्श हो, सहयोग हो, सहानुभूति हो, और जो विभक्त स्वरूप है उनको भंग करने का प्रयास करता है। साथ ही सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, मिलजुल कर बच्चों को कार्य देता है, विनम्रता, सहयोग, अनुकरण की बात करता है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में इन चीजों का प्रयोग करता है और बच्चे इनके बीच समाज के महत्व को समझने लगते हैं, उसके अनुरूप कार्य व्यवहार करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हुए देखे जाते हैं। अंतः सांस्कृतिक भावना का विकास, जो परस्पर विद्वेष की स्थितियां हैं, जो कहीं जातीयता आदि की चीजों से आई हैं या परिवारों से डाल दी गए, उनके जो जठर स्वरूप हैं उन्हें भंग करने का प्रयास करता है एक शिक्षक, और हर चीज का महत्व बताता है और यह बताता है कि बगिया में बहुत सारे फूल हैं, उन फूलों का स्वरूप अगर एक ही स्वरूप में हो तो उतना उत्तम वह गार्डन, बगीचा नहीं होगा, जिसमें विविध स्वरूप अगर शामिल कर दिए जाएं तो हर एक तरीके की खुशबू आएगी, सुगंध आएगी, अलौकिक स्थितियां होंगी। इन चीजों को अंतर सांस्कृतिक भावना अर्थात एक दूसरे की आवश्यकता, एक दूसरे के सहयोग के साथ परस्पर विकास, जो हमारे भारत के दर्शन में भी देखा गया, उस चीज को प्रसारित करने का प्रयास करता है। स्वस्थ प्रतियोगिताओं को कराता है, स्वस्थ भाव को जन्म देता है, कक्षा में खेल आदि विधानों से ऐसी ही चीजें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बल देता है। स्वस्थ मानवीय संबंध मानव के लिए है, बाकी सारी चीजें बेकार हैं। सबसे प्रथम उत्तरदायित्व मानव सेवा है। इन सारी चीजों को प्रसारित करके एक उत्तम स्वरूप का कार्य व्यवहार, उत्तम सामाजिक करण का स्वरूप निर्मित करता हुआ शिक्षक देखा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो सामाजिकरण में वो तत्व जो प्रभावशाली हैं उन पर चर्चा कर लें तो परिवार महत्वपूर्ण है, पड़ोस महत्वपूर्ण है, स्कूल महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षक महत्वपूर्ण है। शिक्षक के कई तरीके के कार्य हैं जो विशेष रूप से करना है। एक है सुधारात्मक कार्य, सुधार करिए बच्चे पर लगातार। दूसरा जिज्ञासाजनक, बच्चे की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करिए, डांट डपट करनी, स्नेह और सहानुभूति के। और तीसरी चीज है कक्षा में नियंत्रण, और नियंत्रण के लिए अनुशासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बालक जिसे अपनाए अर्थात प्रेम स्वरूप का अनुशासन होना चाहिए। और साथ ही सहयोगी वातावरण, शिक्षक सहयोग के स्वरूप से चीजों को करे। आप देखेंगे उत्तम सामाजिकरण होगा, साथ ही नेतृत्व के लिए बच्चों को प्रेरित करे, यह शिक्षक का रोल है उत्तम सामाजिकरण करने हेतु। साथ ही अभिभावक का सहयोग प्राप्त करे और साथियों का स्वरूप उत्तम निर्मित करे। और क्योंकि बालक संसर्ग से उत्तम सामाजिकरण की दिशा में प्रवृत्त होता नजर आता है, इससे देखेंगे उत्तम सामाजिकरण की दिशा में अपने लक्ष्यों को न सिर्फ शिक्षक प्राप्त करता है बल्कि उत्तम समाज का निर्माण करता है। और यही ड्यूटी आपकी भी आने वाले समय में होने वाली है। ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।